जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों और हिंदी प्रेमियों। हिंदी ज्ञान सागर के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज आपको हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताएंगे कि कितने कालों में बांटा गया है, ठीक है, और क्या क्या नाम है इसके, कौन कौन से कवि हैं, प्रायः एग्जामों में पूछता है। और हाई स्कूल वाले बच्चे ये हमसे पूछ रहे थे कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। कई बच्चों ने पूछा, उनका इतिहास से मतलब केवल वो वाला इतिहास है जो मुगल बादशाह, अकबर बादशाह और तमाम बादशाह होते हैं। उनका मतलब वो ये नहीं समझ पाते कि इतिहास मतलब जो बीते हुए समय में बातें लिखी जाती हैं वो इतिहास हो जाती हैं। ठीक है, आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले जो बातें लिखी गई वो इतिहास हो गई। तो ऐसे हिंदी की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, आदिकाल से हुई, आज से नहीं हुई है। ठीक है, आदिकाल से हुई है। तो हम उस काल को अगर लेके चलेंगे, उसके बाद कौन सा काल आया, उसके बाद उस काल के कवि कौन थे, कौन सी रचनाएं उस काल में हुई, उसका समय क्या था, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम बात करें, काल को तो 4 कालों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, आपको मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को सेव करके देख लीजिएगा कि 4 कालखंडों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब जब काल की बात हो रही तो समय सीमा की भी बात होगी। पूछता भी है कि आदिकाल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, रीति काल की समय सीमा क्या है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, संवत में भी या ईसवी सन में भी। तो सबसे पहले हम आपको सन बता दें, ईसवी संवत बता दें कि जो आदिकाल का समय सीमा है वो 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 तक है। एक लिए इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा शब्दों को छोटा करके लिखता हूं। तो मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप क्लियर नहीं है तो यहां से क्लियर हो जाइए। हो सकता है आपको दिखाई न पड़े या थोड़ा सा जूम करने में धुंधला हो जाए। तो ये जो लिखा हुआ है विक्रमी संवत लिखा हुआ है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, ये आदिकाल की समय सीमा है। भक्ति काल की यदि समय सीमा की बात करें तो विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक है। रीति काल का 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक है। और आधुनिक काल का 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का है। ठीक, अब बात करते हैं आदिकाल की। अगर हम इसकी बात करें ईस्वी में, तो आपको ईस्वी के लिए रटना नहीं है। आप 1375 में से 57 साल घटा देंगे, जो आएगा वो ईस्वी सन में निकल आएगा। ठीक है, 1375 जो संवत है, ठीक है, उसमें से कितना घटाना है? 57 साल घटा देंगे, जो है आपका ईस्वी सन निकल आएगा। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आदिकाल को और किन किन नामों से बुलाया जाता है, या अन्य किन नामों से, किन लोगों ने किस नाम से जो है बुलाया है। ठीक है, या अन्य क्या क्या नाम है इनके आदिकाल के। यहां से क्वेश्चन आते हैं, हाई स्कूल में भी आते हैं और टीजीटी पीजीटी में, टेट एस्टेट में, यह तमाम जो राज्य सरकार के परीक्षाएं हैं, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के तमाम परीक्षाओं में वो आते हैं। एसआई के में भी आया है, और आरओ या आपके जो बीएड एंट्रेंस के होता है डीएलएड में, उसमें भी आता है। तो इसको देख ले, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है, बीज वपन काल भी कहा जाता है। आदिकाल का नाम वीर काल भी है, प्रारंभिक काल भी है, अभ्रंश काल भी है, संक्रमण काल भी है, आधार काल भी है, संधि काल भी है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आदिकाल के ऊपर कि आदिकाल का नाम जो है किन किन लोगों ने अपने हिसाब से क्या रखा, या आदिकाल का नाम किस लेखक द्वारा क्या कहा गया है, इसको आप जाके डिटेल में देख लीजिएगा। तो जो ज्यादातर फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको मैंने यहां लिख दिया है। आदिकाल को कई बार पूछते हैं कि वीर गाथा काल भी कहा जाता है, किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा गया है भाई? उस जमाने में वीर काव्य के गीत रचे जाते थे। ठीक है, राजा महाराजाओं के आश्रय में कवि रहते थे, उनके शौर्य के, उनके गीत के जो है वो अपने काम में वर्णन करते थे। राजा
अगर एक भेड़ भी मारता था, एक जो है मेमना भी मारता था, तो उसको लिखते थे कि शेर मारा हमारा राजा। ठीक है, तो इस तरह से उसके वीरता के शौर्य के प्रदर्शन के गीत गाता था। छोटे छोटे राज थे, आपस में मनमुटाव के कारण लड़ते थे, आपस में भिड़ते थे छोटे छोटे राजा कुर्सी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए उस काल को वीर गाथा काल जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। चारण काल आदिकाल को किसने नाम दिया? गिरियर्सन ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध नाम है जो कि प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया है। बाकी आप डिटेल में जाकर के हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। आदिकाल को किन किन नामों से पुकारा जाता है, किसने कौन सा नाम दिया है। ठीक है, तो समय सीमा मैंने बता दिया, चार कालों को बता दिया कि चार आदिकाल के जो समय सीमा है वो बता दिया, और चार भागों में बांटा गया है ये बता दिया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। ठीक है, जॉर्ज गिरियर्सन महोदय ने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। अब बात करते हैं हम भक्ति काल की। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, दो धाराओं में बांटा गया। भक्ति काल की जो समय सीमा है 1375 से 1700, इसको दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति काल दो धाराओं में बढ़ गई, सगुण धारा, निर्गुण धारा। फिर निर्गुण धारा में भी दो धारा हो गई, दो शाखा में बढ़ गई, और सगुण धारा भी दो शाखाओं में बढ़ गए। ठीक है, ये भी भक्ति काल है, ये भी भक्ति काल है, निर्गुण सगुण दोनों। निर्गुण का मतलब होता है कि जो दिखाई ना पड़े। ठीक है, जो दिखाई ना पड़े, और सगुण का मतलब जिनको हम सगुण मतलब जो दिखाई पड़े, जिसको हम छू सकें, टच कर सकें। ठीक है, वो सगुण हो गए। तो निर्गुण धारा की जो कवि हैं वो कबीर, रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, दयाल, रज्जब, नामदेव, सुंदरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये निर्गुण धारा के कवि हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे निर्गुण धारा के संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रायी शाखा के प्रतिनिधि कवि बताएं, एक बार फिर से रिपीट करिए मेरी बात, सुनिए। निर्गुण धारा के में तो दो धाराएं हुई, निर्गुण धारा में जो दो धाराएं हुई, एक ज्ञानाश्रायी शाखा, एक प्रेमाश्रायी शाखा। इन्होंने ईश्वर को प्रेमी मानकर जो है उसकी भक्ति की है। इन्होंने ईश्वर को क्या माना है? निर्गुण माना है, यानी ईश्वर तो है किंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, तो इस धारा को मानने वाले निर्गुण कहलाए। और जिन्होंने ईश्वर को प्रेयसी मानकर, ठीक है, उसका जो है भक्ति किया, वो क्या कहलाए? प्रेमाश्रायी शाखा के कवि कहलाए। तो ज्ञानाश्रायी शाखा के अगर यदि पूछे निर्गुण धारा से कि ज्ञानाश्रायी शाखा के कवि या उसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है कबीर है, रैदास जिनको रविदास भी कहते हैं उनका नाम है, मलुकदास है, गुरु नानक है, दादू दयाल, रज्जब, नामदेव, सुंदरदास। सुंदरदास बहुत ही सुंदर कवि थे ये ज्ञानाश्रायी के, निर्गुण धारा के, और सुंदरता के साथ साथ ये बहुत पढ़े लिखे पंडित भी थे। यानी सारे अगर हम देखें इस काल में जितने भी कवि हैं, इसमें ये सबसे सुंदर, सबसे सुशिक्षित है ना, पढ़े लिखे, सबसे विद्वान थे इन सारे कवियों में। जैसा नाम वैसा काम, यानी सुंदरता के साथ साथ विद्वान भी थे, पढ़े लिखे भी थे। अगर हम बात करें प्रेमाश्रायी शाखा, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, तो इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, जिनका पद्मावत आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। तो प्रेमाश्रायी शाखा के कवि पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। मुल्ला दाऊद जी हैं, कुतुबन, मंझन और उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये हो गए आपके प्रेमाश्रायी शाखा के। हैं तो निर्गुण धारा के किंतु प्रेमाश्रायी शाखा के कवि हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा। कृष्ण मार्गी शाखा के कवि पूछता है बोर्ड में, तो अगर यदि पूछे तो सबसे प्रसिद्ध, ठीक है,
जग प्रसिद्ध हैं सूरदास जी हैं, जो कृष्ण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मीराबाई हैं, रसखान जी हैं, रहीम दास जी हैं, और अष्टछाप के कवियों में आपके जो है कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं, और छीत स्वामी है, और नंददास हैं, और तो 8 कवि इसमें आ गए। विठल नाथ के 4 कवि और 4 जो है वल्लभाचार्य के, 4 उनके 8 जो है इसमें आ गए, देख लीजिएगा। तो एक ही आपसे पूछेगा कि कृष्ण सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि एक कवि का नाम लिखिए, तो आप सूरदास लिख देंगे, ठीक है। यदि आपसे निगुण धारा के प्रेमाश्राई शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछे तो आप जैसी लिख दें या मुल्ला दाऊद लिख दें। ज्ञानाश्राई शाखा का पूछे तो कबीर लिख दे, या रैदास लिख दे, या गुरु नानक या मलुक दास लिख दे। तो राम मार्गी शाखा यानी भक्ति काल के सगुण धारा की राम मार्गी शाखा की बात करें तो तुलसीदास सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, स्वामी अग्रदास भी हैं, केशवदास है, रामानंद है, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान। तो ये है राम मार्गी शाखा। तो ये आपका भक्ति काल हो गया, जिसकी समय सीमा है 1375 से 1700। और यदि ईस्वी सन की बात करें तो इसमें से आप 57 साल कम कर देंगे तो आपका ईस्वी सन निकल आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल की, जिसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। रीतिकाल 3 भागों में बढ़ गया, यानी रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति से 3 धाराएं हुई। रीतिबद्ध कवि वे कवि जिन्होंने जो काव्य ग्रंथ थे, जो उस समय में परिपाटी थी, उस पार्टी का पालन किया, लक्षण ग्रंथों को अपनाया और उसी अनुसार उदाहरण दिया, वे जो है रीतिबद्ध कहलाए, ठीक है। जैसे चिंतामणि आता भी है कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, ठीक है। पूछता है किसी एक रीतिबद्ध कवि का नाम लिखे तो आप चिंतामणि लिख दें। भूषण, केशवदास, देव, कुलपति मिश्र, मतीराम, भिखारीदास, पद्माकर। सबसे प्रसिद्ध जो है चिंतामणि ले लीजिए, केशवदास, भूषण ले लीजिए। ये रीतिबद्ध यानी बंदी परिपाटी से बंधे हुए थे, ठीक है। जो भी रचनाएं लिखते थे वो लक्षण ग्रंथों को देख करके लिखते थे, उसी अनुसार उदाहरण देते थे। रीति मुक्त कवि जो होते हैं उनको लक्षण ग्रंथों से लेना देना नहीं था। ये ऐसे प्रेम के प्यासे पपीहे थे जो अपनी थिरक पर खुद नाचते थे, खुद अपनी कविताएं अपनी अनुभूति के आधार पर बनाते थे, व्यक्त करते थे, अपने अनुभवों को लिखते थे और लक्षण ग्रंथों से ये नहीं लेते थे, ठीक है। यानी अपने उदाहरण खुद देते थे। ऐसे कवि रीति मुक्त कहलाए, जिनमें घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, विजदेव है। रीति सिद्ध कवि जो शाखा हुई रीतिकाल की, इसमें बिहारी है, रसनिधि, सेनापति, वृंद, बेनी जी हैं, बेनी वाजपेयी जी हैं, कृष्ण कवि है, सोलंकी, निवाज, प्रदेश, हठी जी और विक्रमादित्य है। यानी इन्होंने लक्षण तो लिया लेकिन उदाहरण अपने अनुसार दिया, तो वे रीति सिद्ध कहलाए। और इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि जो है वो आपके बिहारी दास जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है यानी वर्तमान काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक, ठीक है। और इसे अगर ईस्वी सन में निकालना है तो आप इसमें से 57 साल घटा देंगे, 57 वर्ष निकल आएगा, ठीक। तो अब जब आधुनिक काल की बात हो रही है तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। और बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में या इंटर में कई बार पूछता भी है, बराबर पूछता रहता है, ठीक है, कि भारतेंदु युग के किसी एक कवि उसकी रचनाएं नाम लिखिए, द्विवेदी युग के किसी एक कवि उसकी रचनाओं के नाम लिखिए, या रचना दे देगा, पूछेगा ये किस कवि की रचनाएं हैं। इस तरह से छायावादी युग के किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए या लेखक का नाम लिखिए, प्रगतिवादी युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, प्रयोगवादी युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, इस तरह से पूछता है। तो ये सब आधुनिक काल के हैं। तो अगर हम बात करें भारतेंदु युग की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, इस युग के कवि हैं। प्रेमधन जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं। और अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ दे रहा हूं, आप इसको लिखते जाइए। द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, श्रीधर पाठक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है गुलेरी, केवल आप पूरा नाम लिख सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामऋष बेनीपुरी, श्याम सुंदर दास जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। अब छायावादी युग की बात करें तो छायावादी युग में ये जो 4 स्तंभ कहे गए हैं,
प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, और पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत से है, और निराला का मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावादी के 4 स्तंभ है। ठीक है, छायावादी युग के जनक जो है वो प्रसाद जी कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब आते हैं प्रगतिवादी युग से प्रतिनिधि कवि अगर आ जाए तो आप प्रगतिवादी युग के लेखक जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, मुक्तिबोध हैं, और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। ठीक, उसके बाद प्रयोगवादी युग के बारे में अगर बात करें, इस युग के कवि तो अजय जी, अजय मतलब कि आप हीरानंद सचिदानंद निवासन। ठीक है, ये अजय जी हो गए। मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, ये सब क्या है, अजय प्रयोगवादी कवि है। तो आपने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास कालों को 4 खंडों में 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इस काल से संबंधित कवि और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम आदिकाल की भाषा की बात करें तो इस काल की भाषा जो है डिंगल या पिंगल थी, और भक्ति काल में जो है वो ब्रज भाषा आकर पूरी छा गई, यानी जितनी भी रचनाएं हुई वो ब्रज भाषा में हुई। ठीक, रीतिकाल में भी ब्रज भाषा का ही वर्चस्व रहा है। ठीक, और उसके बाद आधुनिक काल में आकर के कुछ यहाँ तक भारत हिंदू युग तक ब्रज भाषा वर्चस्व तो नहीं रहा, लेकिन कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती रहीं। फिर उसके बाद जो खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी में लिखी जाने लगी। तो प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, प्यारी बहनों, और जो हिंदी प्रेमी हैं, क्लास कैसी लगी, और जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीडियो का जो है लिंक आप जानते ही हैं, अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, और क्लास में 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूं, एकदम फ्री क्लास है। अपने दोस्तों को इसको पहुंचाएं, ये आपका दायित्व है। ठीक है, और फिर से जो है री एग्ज़ाम होने वाला RO को, उसमें से यहाँ से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, और बोर्ड की परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो क्लास देखने के लिए सभी बच्चों को, सभी साथियों को, हिंदी प्रेमियों को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।